हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ग 10 की परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, तो हम आप लोगों के लिए 10वीं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रामबाण लेके आ गए हैं। आप लोग को अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम 250 नंबर पूरे पक्के पढ़ाएंगे। 250 नंबर इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। आर्या कोचिंग सेंटर के माध्यम से सभी विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग यदि हमारे क्लास में हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको सभी विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर अब बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रामबाण लेके आ गए हैं। इससे बाहर वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। पूरे के पूरे 250 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करेगी। पहला प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सीधी रेखा में। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सीधी रेखा में। चलिए हम लोग के पास दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा कांच में। राइट आंसर हो गया इसका कांच में। तो चलिए हमारे पास हम तीसरा अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो आप लोगों को पता होगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहेगा? उत्तल दर्पण। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में आप लोगों के पास मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, अवतल दर्पण का। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक हो जाएगा आपका? डायोप्टर। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने में, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किरण आरेख। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना हो जाएगा आपका? 50 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, अभी अभी हमने आप देखा है, 2 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता लेंस की फोकसांतर होती है 50 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए उस हिसाब से, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी अभी हमने आप लोगों को बताया था, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगी धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता
ऋणात्मक होती है। आप लोग अच्छे से याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे, समझ लीजिएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आपको परीक्षा में आने वाले नहीं हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आरामबान है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ गए? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस को कहते हैं, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया था, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखिए, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक का तो होता ही है, प्लास्टिक का उसका फ्रेम होता है, कांच उसमें रह करता है। जल से भी वस्तुएं को देखी जा सकती है, जल में भी, लेकिन मिट्टी में वस्तुओं को देखी नहीं जा सकती, इसलिए मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण से। कौन सी दर्पण से? उत्तल दर्पण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब होगा तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में हो। और दूसरा नियम हो जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो जाएंगे आपके? 2 नियम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिलंब के निकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिलंब के निकट। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पहले हमने बता दिया था, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का हो जाएगा? उत्तल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, हमेशा आप लोगों को याद रखना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी। फोकस दूरी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्गत कोण। निर्गत किरण अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा निर्गत कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। हम निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का हो जाएगा? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा? उत्तल लेंस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। कौन सी लेंस के द्वारा हो जाएगा? इसका अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में। दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या हो जाएंगे? आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन से निर्धारित हो जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा आपका
हमेशा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा हमेशा सीधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे सामने में, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है। लेंस में कितनी मुख्य फोकस हो जाएंगी? लेंस में 2 मुख्य फोकस हो जाएंगी। लेंस में कितनी मुख्य फोकस हो जाएंगी? 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे सामने, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या हो जाएगा आपका? अवतल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएंगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, दोनों अवतल होंगे। समझ गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों अवतल होंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल। दोनों क्या हो जाएंगे आपका? अवतल। चलिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों को याद रखना है, अवतल दर्पण की और अवतल लेंस की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और यहाँ प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हो जाएगा इसका sin i बटे sin r। sin i बटे sin r। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान हो जाएगा आपका sin i बटे sin r। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर हो जाएगा आपका v बटा यू। अवतल लेंस का आवर्धन m के बराबर हो जाएंगे v बटा यू, v बटा यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएंगी, यानी कि r बराबर 2f हो जाएंगी। r बराबर क्या हो जाएंगे आपकी? 2f। r वक्रता त्रिज्या होती है, और 2 गुने फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएंगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किए जाएंगे? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किए जाएंगे? अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? हमेशा वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, बड़ा और वास्तविक। बड़ा और वास्तविक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कह देंगे? गोलीय लेंस। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कह देंगे? आपका गोलीय लेंस। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाएंगे? आपका उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठों के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। परावर्तक केंद्र को ध्रुव कहते हैं हमेशा। केंद्र को क्या कह देंगे? ध्रुव।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। उत्तल लेंस किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन हो जाएंगे, मात्रक विहीन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएंगे? मात्रक विहीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कह देंगे प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। आंसर ए हो जाएगा इसका, 1/v + 1/u = 1/f हो जाएंगे इनका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं हम, गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी जो हो जाएंगे वो एफ हो जाएंगे। समझ गए ना? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य फोकस एफ हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ये मिस्टेक हो गए हैं लिखावट में, प्रकाश की छाल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की चाल होगा। ठीक है, आप लोग सही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएंगे आपका आंसर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है आपका अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है वस्तु से, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखता है। याद रखिए आप लोग, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम हो जाएंगी। यहाँ पर पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएंगी आपका? कम हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएंगी। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी आपकी अधिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएंगी? आभासी और सीधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएंगी आपकी? उसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? अनंत पर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएंगी आपकी? अनंत पर। क्या हो जाएंगी? अनंत पर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें और मोटिवेट मिलेगा कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हम और भी अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और हम
आप लोगों को वर्ग 10 की सभी विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएंगी आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने में अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फोकस पर। क्या हो जाएगा आपका? फोकस पर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएंगी आपकी ऑप्शन डी फोकस पर। कहाँ पर हो जाएंगी? फोकस पर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में विभक्त हो जाएंगी? 7 रंगों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से फोकस के पश्चात क्या हो जाएंगी? उसका निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। निर्गत किरण जो होंगी, जो नए किरण निर्गत होंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाएंगी। निर्गत किरण आपका मुख्य अक्ष से दूर चली जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग का ये पहली चैप्टर खत्म हो गई, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन। इससे बाहर प्रश्न आप लोगों के लिए नहीं आएंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, जिससे कि आप लोगों के लिए हम और भी अच्छे नए वीडियो लेकर आते रहेंगे और वर्ग 10 की तैयारी के लिए अच्छा वीडियो देते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।